हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। मैं 1 मिनट सेल बदल लेता हूं, पता चले चलती क्लास में ऑफ हो जाए। हाँ जी। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एक बार मैं आपको वापस से वही जानकारी वापस दे देता हूँ। ठीक है। तो ये हमने लास्ट जो क्लास पढ़ी थी उसकी पीडीएफ है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, ये तो हो चुके थे। सामान्यतः ठोस होती है ना, धातुएं ये ठोस और गैस होती है, ये पॉइंट हो गया था। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली, ये पॉइंट्स हो गए। धात्विक चमक होती है, धातुएं कठोर होती हैं, एज इट इज अपोजिट पॉइंट हो गया था। आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण के बारे में पढ़ लिया था। अपवाद पढ़ लिए थे। उच्च गलनांक पढ़ लिया था। इसके आगे से हमको यहाँ से पढ़ना था। चलिए शुरू करते हैं, है ना। 7 से 8 पॉइंट हो गए थे, एक आध पॉइंट और बचा है मेटल नॉन मेटल का, और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, तो 7 पॉइंट हो चुके थे। नंबर 8 की बात करते हैं, है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, राम राम जी, राम 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 राम। है ना, राम राम कर लो सर, राम राम, नमस्ते। ठीक है, देखो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी। एक पॉइंट ऐसा कि धातुओं के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कि ध्वन्यात्मकता। है सर, ये क्या चीज होती है? तो धातुओं के अंदर ध्वन्यात्मकता का गुण होता है। कि मतलब जैसे कि ये बोतल है ना, ये ऊपर इस पे एक शीट लगी हुई है। आवाज आई है कि हाँ सर आई है। तो ये होता है ध्वन्यात्मकता का गुण। अधातुओं में नहीं पाया जाता है, तो धातु में ध्वन्यात्मकता का गुण होता है ना भाई। सोरोनस प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मेटल के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, ध्वन्यात्मकता का गुण होता है, मतलब ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। तो धातुओं में सोरोनस प्रॉपर्टी फाउंड इन मेटल। तो धातु के अंदर ध्वन्यात्मकता का गुण होता है, मतलब धातुएं टकराने पर क्या उत्पन्न कर सकती हैं? ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। प्रोड्यूस साउंड, है ना। कोई भी बर्तन, जैसे एल्यूमिनियम का बर्तन गिरता है तो आवाज करता है कि नहीं? क्या असर करता है? सेम वही चीज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नंबर 8 यहां पर, तो इनमें
यह गुण या प्रॉपर्टी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। इनके अंदर इस प्रकार का कोई भी गुण देखने को नहीं मिलता। तो मेटल के अंदर हमने इतनी चीजों को देखा। अब मेन चीज आती है, क्या धातुएं अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखती है, और मोस्टली रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, या अगले पे ही ले लेते हैं, अगली स्लाइड पे, नंबर 9। दे आर donate electron and take a पॉजिटिव चार्ज। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान कर सॉरी, धनात्मक आवेश रखती है। जैसे उदाहरण के तौर पर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, है ना। पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये दर्शाता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। जैसे कि आप मुझे एक बात बताइए, आपने अपने दोस्त को 10 रुपए उधार दिए, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कि सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन दान कौन करता है। ऑप्शन में धातु रहता है। किनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, ये कई बार मोस्टली रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। अब इसका उल्टा हो जाता है यहां पर, है ना। दे आर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड टेक अ नेगेटिव चार्ज। आपके दोस्त ने आपसे 10 रुपए लिए, तो उसके ऊपर कौन सा, वो तो कर्जे में चला गया, 10 रुपए का कर्जा है उसके ऊपर। यहां सर बात तो सही है ना। तो याद रखो सिंपल सी बात, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं अपन, ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन अब आता है एक्सेप्शन और अपवाद, और जब जब अपवाद आता है वो हमारा मोस्ट रिपीटेड प्रश्न बनता है कि वह कौन सी अधातु है विच इज नॉन मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टेक अ पॉजिटिव चार्ज। वह कौन सी अधातु है जो इलेक्ट्रॉन दान करती है। तो याद रखना अपवाद के तौर पर यहां पर हाइड्रोजन। डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दान करता है। हालांकि है तो अधातु ही ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कभी भी इलेक्ट्रॉन, भाई इसकी, है ना, इसीलिए तो ये नॉन मेटल से क्रिया करता है। क्लोरीन HCl बनाया तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, हाइड्रोजन साइनाइड बना, H2O पानी बना, अमोनिया बना। तो हाइड्रोजन अगर मान लीजिए नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करता, तो ये मेटल के साथ में क्रिया करता, धातु के साथ क्रिया करता। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो यहां पर ये चीज क्या हो जाती है, एक्सेप्शन हो जाती है। इसी पॉइंट पर कि ये इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन रखते हैं,
तो एक चीज निकल करके आती है कि धातुओं में विद्युत ऋणात्मकता होती है क्या? तो याद रखिएगा, जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें निम्न विद्युत ऋणात्मकता, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि भैया ये तो पॉजिटिव चार्ज रखती है। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो धातु में निम्न विद्युत ऋणात्मकता होती है। हालांकि पॉजिटिविटी जब तक है नेगेटिविटी होगी नहीं, है ना, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर आपको किसी भी के साथ रख दिया जाए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप उस नेगेटिव बंदे के कभी भी गुण नहीं रखो। मैं एग्जांपल देता हूं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ किसी भी प्रकार की भाषा में बात करते हैं, है ना, उनके साथ उनका बिहेवियर अलग होता है। घर जाते आप दोस्तों वाला बिहेवियर रखते हो क्या वहां पर? कि सर नहीं रखते हैं, है ना, पापा से बेल्ट की थोड़ी खानी है, मम्मी से झाड़ू की थोड़ी खानी है। कर लेते हो ना बिहेवियर चेंज। सेम चीज यहां पर है भैया। जब तक वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्यों नेगेटिव चार्ज लेगा? तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मेटल। एज इट इज आप यहां पर ले सकते हैं। भाई अधातुओं के अंदर क्या पाई जाती है ना? तो भाई धातु में निम्न विद्युत सॉरी अधातु में निम्न विद्युत धनात्मकता पाई जाएगी। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन नॉन मेटल, है ना, इनमें हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धनात्मकता बहुत कम होती है। जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन या अपवाद हम जरूर यहां पर लेकर के चलेंगे। तो ये 8 से 9 वो प्रॉपर्टी होती है जो सबसे मेन चीज होती है ना। अब थोड़ा बहुत आप यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में मेटल के बारे में, नॉन मेटल में इतने ही पॉइंट थे, लेकिन सम अदर पॉइंट्स, कुछ अन्य तथ्य की मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद हम उपधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने ये 9 पॉइंट्स थे मेनली डिफरेंशिएशन के आधार पर जो हमने यहां पर पढ़े। अब कुछ अन्य तथ्य अदर पॉइंट्स आप पढ़िए जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अदर पॉइंट, है ना, ऐसे कौन से अन्य पॉइंट है जो एग्जाम में हमारे प्रश्न बनाते हैं? देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या, या कोई नहीं करता है, वो कौन सा होता है? और बात तो सही है आपकी, है ना। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सबसे पहला धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। मेटल रिएक्ट विथ, चलिए देखो, कोई भी धातु मेटल के साथ, मतलब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है या नहीं करती? करती है, इजीली कर लेती है ना। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, भाई मेटल जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी? वो धातु का ऑक्साइड बनाएगी।
अब यहां पर एक चीज निकल कर आती है कि ये जो धातु के ऑक्साइड बने, ये जो मेटल के ऑक्साइड बने, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखो जो ऑक्साइड होते हैं, अब एक होते हैं आपके धातु के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। प्रश्न सिंपल सा है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आता है, आंसर होता है भैया क्षारीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। उदाहरण के तौर पर आप यहां पर ले सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से। लेकिन यहां पर एक चीज आती है कि भैया यहां एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है। Al, एल्यूमिनियम और Zn, जिंक। तो एल्यूमिनियम और जिंक अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक। कि सर उभयधर्मी का मतलब, उभयधर्मी का मतलब होता है बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। इनमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण होते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। बहुत प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है। अपवाद क्या होते हैं, है ना, माता संत थी, पिताजी संत थे, घर पे डाकू पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? डाकू। अब सीधी सी बात है, इन दोनों के गुण से विपरीत गुण है कि नहीं है? कि हाँ सर विपरीत गुण है, ये संत थे ये डाकू है, तो ये अपवाद कहलाते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्षार का मतलब क्या होता है? क्षारीयपन। जैसे कि आप, है ना, जिसको क्षार का टेस्ट करना हो, साबुन को घोल के थोड़ा सा चाट के देख लो। ठीक है, सर्फ को घोल के चाट के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्षार का टेस्ट कैसा होता है। साबुन एक बेस है, एक क्षार है। ठीक है। और अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा सा नींबू को चाट के देख लो, खट्टापन होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। धातु के ऑक्साइड हो गए, अब बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड। अब अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय हैं, एसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिटिक होते हैं। अम्लीय जैसे नींबू का खट्टा टेस्ट होता है ना, वैसे खट्टा टेस्ट होता है अधातु के ऑक्साइड का। अब इनमें भी अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। हिंदी में बोलते हैं अपवाद। अपवाद दो हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक पानी। ये पानी हम रोज पीते हैं, हमको अपने को खट्टा लगता है क्या? कैसा नहीं लगता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी जो होते हैं ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है।
तो ये जो होते हैं ना, ये प्रश्न यहां से फिर बन जाता है कि बताइए वो कौन से ऑक्साइड हैं जो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो अधातुओं में अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन भी होता है। फिर से समझो, अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, जैसे कि मान लीजिए है ना, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ठीक है, क्या बना लिया, CaO बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। अब ये कैसा होगा, ये अम्ल होगा कि एक प्रकार का क्षार होगा? तो ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्षार होगा। तो जब भी कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, वो धातु का ऑक्साइड बनाती है, और जब भी धातु का ऑक्साइड बनता है वो हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, पहली चीज है ना। लेकिन इसमें एल्यूमिनियम और जिंक, जैसे Al2O3 हो गया, जैसे Zn हो गया, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि भैया ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब जब समय आने पर अगर इनमें अम्लीयता का भी गुण रख सकते हैं और क्षारीयता का भी गुण रख सकते हैं, तो ये इस तरह से इनको देखा जाता है यहां पर। ठीक है, तो अम्लीयता का भी गुण है इनमें और क्षारीयता का भी गुण इनमें देखा जाता है। ओके, वेरी गुड। गुड। ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम यहां पर, फिर हम नॉन मेटल पे आ जाएंगे। मेटल रिएक्ट विथ वाटर। यहां से प्रश्न जब बनते हैं ना, बच्चा सोचता है अरे क्या पूछा है यार, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। धातु की जल के साथ क्रिया। अब देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल ऐसे होते हैं जो सिंपलेस्ट वे में पानी के साथ क्रिया कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं साहब। ठीक है, जब भी हम किसी धातु की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल है जो क्रिया करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो नहीं करते हैं उनके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, मेटल नॉट रिएक्ट विथ वाटर। धातु जो जल से क्रिया न करे। सीधा सा प्रश्न है, वे कौन सी धातुएं हैं जो जल से क्रिया नहीं करती? आपने सोने के आभूषण कभी ना कभी पहने होंगे, या मम्मी मैंने पहने होंगे। वो डेली दिन में भाई खाना बना रहे हैं, है ना, कपड़े धो रहे हैं, कई काम करते हैं। जैसे पिता है तो खेती करते हैं, तो साहब पानी खेत में जा रहा है, तो वो सोने की अंगूठी क्या उससे क्रिया करके उसकी साइज में छोटी होती है क्या? क्यों सर, नहीं होती। तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो आप पानी के साथ कितने भी समय के लिए रख दो वो कभी खराब नहीं होंगी। तो ऐसे कौन कौन सी धातुएं हैं जो पानी से कभी खराब नहीं हो सकती? तो पहले नंबर पर आता है Pb, जिसे आप इंग्लिश में लेड भी कहते हैं और प्लम्बम भी कहते हैं। हिंदी में आप इसे सीसा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है Cu, जिसे आप कॉपर कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे ताम्र कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसे तांबा भी कहा जाता है। एज इट इज Au होता है, गोल्ड होता है जिसे आप सोना कहते हैं, या Au का पूर्ण रूप ओरम होता है। इसी तरह से सिल्वर होता है जिसे आप चांदी कहते हैं, है ना, जिसे Ag अर्थात अर्जेंटाइन कहते हैं या अर्जेंटम कहते हैं। ये सभी वे धातुएं हैं जो पानी के साथ सरलता से कभी क्रिया नहीं करेंगी, किसी भी कंडीशन में कभी नहीं करेंगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी मेटल हैं, है ना, ये कभी किसी प्रकार से पानी से क्रिया नहीं करती। अगर ऐसा होता तो लोग सोने के आभूषण पहनना भूल जाते, क्योंकि कभी ना कभी तो पानी लगता ही लगता। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं कि
जो जल के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती है ना, वो कौन कौन सी है? इजीली रिएक्ट विथ वाटर, जल के साथ तरलता से क्रिया, बहुत इजीली क्रिया कर जाएगी। आपने सोडियम का नाम सुना होगा, भाई साहब पानी के ऊपर डालो उछल उछल के जलता है, क्योंकि पानी से हल्का होता है। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। लिथियम, कैल्शियम, Na मतलब सोडियम, और Na का फुल फॉर्म नेट्रियम। K का मतलब पोटेशियम, और लेटिन नाम है केलियम। ये ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ इतनी जल्दी क्रिया करती है कि दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, है ना। कि चूने को आप पानी में डालो तुरंत चूने का पानी बनेगा। लिथियम की कराओ कर भाई लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम की कराओ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम की कराओ भाई साहब जलने लगे। ऐसा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो पानी के साथ तो क्रिया नहीं करते, नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट विथ वाटर वेपर। आपके साथ, जलवाष्प के साथ, जैसे लोहा। लोहा पानी के कारण जंग नहीं लगता लोहे के अंदर, हैं क्या मजाक कर रहे हो सर? हमको पता है जंग नहीं। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लोहे में जब जंग लगती है तो उसके लिए दो तीन कारक जिम्मेदार होते हैं। एक लोहा खुद होता है, एक ऑक्सीजन होता है, और प्लस नमी। वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो जंग लगाती है, पानी नहीं लगाता। तो जलवाष्प की मात्रा तभी ज्यादा होती है जब पानी आसपास में ज्यादा हो। इसीलिए देखना, कभी कभी आपके घरों के अंदर चद्दर के नीचे वाले पाइप पे जंग कैसे लग गया, उसको तो पानी नहीं लगा, है ना। चलो जो पानी में पड़ा है उसका एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए, लेकिन उस वस्तु में भी कभी कभी आप जंग देखते हो कि आपके घर के आगे टीन का शेड है, टीन के शेड के अंदर नीचे वाले पाइप पे जंग लग रहा है, उसके बोल्ट में अंदर से जंग लग रहा है नीचे से। हाँ सर, चलो हम एक मिनट के लिए मान भी ले कि पानी से जंग लगता हो, लेकिन अंदर तो उसको पानी टच नहीं हुआ ना पाइप को, वहां जंग कैसे लग गया? एक दीवार से लग करके बिल्कुल एक लोहे का पाइप जा रहा था, उसको जंग कैसे लग गया? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आप देख पाते हैं, जैसे कि ये यहां पर देखिए, एक टेस्टर कितने ही समय से यहां पर अंदर रखा हुआ है, इसमें ऊपर जंग लग गई। अब ये तो कोई पानी में डालने गया नहीं होगा, है ना, ये तो कोई पानी में डालने गया नहीं होगा, क्योंकि भाई पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा। इस पर आगे के मुंह पे पूरे पे जंग लगी हुई है, रस्ट लगी हुई है। अब ये कैसे हो गया? नमी के कारण। तो है ना, कभी कभी जो चीज हमें लगती है एक्यूरेट, वो हो नहीं सकती, है ना। तो हम यहां पर नंबर थर्ड इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, और ये थर्ड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मेटल नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट विथ वेपर। धातु जो जल से क्रिया नहीं करती, किंतु जल वाष्प से करती है। ऐसे बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है, कई हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले Fe, आयरन, या जिसे लोहा कहा जाता है।
ये पहले स्थान पर रहता है, पहले स्थान पर लोहा। दूसरे नंबर पर भाई जो जलवाष्प से तो क्रिया कर लेंगे, लेकिन कभी किसके साथ क्रिया नहीं करेंगे, कभी किसके साथ क्रिया नहीं करेंगे, पानी के साथ क्रिया नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल बड़े खतरनाक होते हैं। अरे भाई समझाने के लिए होते हैं यार दादू। चलो, दादू का मतलब हमारे यहाँ बड़ा भाई होता है। ठीक है, हाँ, कूलर का स्टैंड। जहां नमी ज्यादा होगी वहां जंग लगेगा। ठीक है, चलो। एल, एल्यूमिनियम। Zn, जिंक। Mn, देखो Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं और Mn को मैग्नीज बोलते हैं। मैग्नीज, Mg, मैग्नीशियम, ये सब वो धातुएं हैं, है ना। मैग्नीशियम के बारे में एक पॉइंट और बनता है। इसके बारे में एक बिंदु आपसे कई बार पूछा जाएगा कि वह कौन सी धातु है। ठीक है, वह कौन सी धातु है कि भाई जो मुख्य रूप से ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करता, है ना, या पानी के साथ, ये प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सॉरी, रिएक्ट विथ तो वाटर वेपर हो ही गया, नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये तो लिख लिया ना, जलवाष्प से करती, जल से नहीं। तो ठंडे जल से क्रिया नहीं करता। सर गर्म जल से करेगा? अरे उससे भी नहीं करेगा। बस एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि ठंडे जल के साथ कौन क्रिया नहीं करता, तो रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। बाकी आप खुद ही जानते हैं, मैंने क्लियरली यहां लिख दिया कि ये जल से क्रिया नहीं करेंगे, ये जो नाम यहां लिखे हुए हैं, लेकिन ये इजीली रिएक्ट कर जाएंगे वाटर वेपर के साथ में, है ना। तो ये 4-5 नाम जो मैंने दिए हैं यहां पर, ये ध्यान रखना है। इनमें सबसे ज्यादा जो रिपीटेड रहता है वो मैग्नीशियम और लोहा। क्योंकि बच्चा लोहे में जंग लगने का कारण ही समझता, पानी होता है तो जंग लगता है, पानी होता है तो जंग लगता है। सिलेबस कब तक हो जाएगा? मैंने शुरुआती दौर में एवरेज क्लास आपको बता दी थी कितनी क्लास में हो जाएगा। रोज आकर के सिलेबस कब हो जाएगा, शुरुआत में देख लीजिए, मैंने एवरेज आपको बता दी, इतनी क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, हमने बहुत पॉइंट पढ़ लिए मेटल नॉन मेटल के। अब हम बात कर लेते हैं उपधातुओं के बारे में, है ना। किसके बारे में? उपधातुएं। उपधातुएं क्या होती हैं भाई? सिंपल सी बात है, जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। ठीक है, या केमिस्ट्री का हम इन्हें ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। मेटेलॉइड की बात करेंगे, उपधातुओं की बात करेंगे। चलिए, चलिए। ठीक है, जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं। बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं। मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की, है ना। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी या मध्यवर्ती गुण। कोई मतलब नहीं, हम एक लाइन में यहां कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी चीज, पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 उपधातु हैं। टोटल 7 मेटेलॉइड।
कितनी उपधातुएं हैं? 7 उपधातुएं। सातों को साथ पढ़ लेते हैं, है ना, वन बाय वन, ताकि झंझटी खत्म हो जाए, है ना। अगली स्लाइड से ही ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक स्लाइड पर लगभग हम एक को ले लें, अब वो खाली रहे, स्लाइड भरी रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? क्या बात है, गजब आदित्य। वेरी गुड। चलिए सर। पहले नंबर पर जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम बोरोन। बी सिंबल है इसका। क्या सिंबल है? बी सिंबल है। ठीक है, आइए देख। सबसे पहली चीज, है ना, जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें बी लिखा है, ऐसे नीचे में 5 और ऊपर 10.8 लिख देता हूं, है ना। अभी एक बार, हालांकि पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। तो ये जो बी था, है ना, ये बी क्या हो गया इसमें? ये इसका सिंबल था। ये 5 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। सर, हमें वो छोड़कर चली गई। देखो दोस्त, ठीक है, हालांकि ये समझ होता है, ये पढ़ाई का है, लेकिन हार्मोन भी नहीं मानते हैं। तो बस ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने, है ना, साथ दिया है समय देखकर, तुम उन्हीं को जवाब देना समय देखकर। ठीक है। तो जिन्होंने तुम्हारे बुरे या अच्छे दौर में जैसा तुम्हारे साथ ट्रीट किया है, जो बुरे दौर में खड़े हैं, उनको जीवन में कभी मत भूलना। मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जब आप, है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचो, और उस दिन ऐसे शख्स आपके पास वापस जरूर आएंगे, तो उस दिन के लिए लाइनें हैं कि, है ना, उन लोगों के लिए ही ये लाइनें हैं, याद रखिएगा कि याद नहीं अब मुझे कुछ, बस कुछ धुंधले साए हैं। याद नहीं अब मुझे कुछ, बस कुछ धुंधले साए हैं। हम जिनको भुला बैठे, वो हमसे मिलने आए हैं। तो ये वो लाइनें हैं जो उस दौर में आपके मन मस्तिष्क में घूमनी चाहिए, कि हमने इन लोगों को भुला दिया, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है। तो ये बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर। इसके बारे में सबसे पहली चीज, कि फर्स्ट मेटेलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आवर्त सारणी की पहली उपधातु है। फर्स्ट मेटेलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो आवर्त सारणी की ये क्या थी? प्रथम उपधातु मानी जाती है, चमकदार होती है। क्या विद्युत की सूचालक होती है? हाँ, होती है, लेकिन निम्न ताप पर होती है। अच्छा सर, ऐसा होता है, विद्युत की सूचालक है और निम्न ताप पर विद्युत होती है, इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है। तो भैया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसे कह सकते हैं। इसका कहाँ यूज होता है, वो भी प्रश्न पढ़ेंगे, है ना, तो याद रखना। गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का चालक है। बोरोन जो है ये विद्युत का चालक है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बोरोन की बात करें, है ना, इधर मैंने दूसरा एलिमेंट नहीं लिखा है, अगर जगह होती तो लिख देते हैं। अगर यहां गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का चालक होता है, अब यहां पर बात की जाती है भैया, तो एक पॉइंट आगे निकल करके हम आते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब हम बोरोन की बात कर रहे हैं, अच्छा सर क्या पॉइंट है? एंड एट अ लो टेम्परेचर इट्स अ इंसुलेटर। एट अ लो टेम्परेचर इट्स बिहेवियर लाइक इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है ना, जो अपने अंदर से करंट को नहीं जाने दे, विद्युत रोधी। तो निम्न ताप पर यह विद्युत रोधी के समान होता है। तो निम्न तापमान पर विद्युत रोधी के समान होता है। ठीक है, अब इतनी चीजें हमने देखी, अब यूज कहां होते हैं इसके? ठीक है, आइए। बोरोन का यूज करके एक एसिड बनता है जिसे कहते हैं बोरिक एसिड। और इसका यूज होता है आई ड्रॉप के अंदर। आंखों में डालने वाले जो ड्रॉप आते हैं ना, एंटीसेप्टिक, तो हम कह सकते हैं यूज इन एंटीसेप्टिक मेडिसिन। हिंदी में कहें तो प्रतिजैविक दवा के निर्माण में, जो जीवों के विरुद्ध काम करें। है ना, लेकिन बोरिक एसिड जो होता है इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, डॉक्टर लिखते हैं इसको प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर। ठीक है, और कहां पर यूज करते हैं? है ना, ये यूज किया जाता है इन फाइबर ग्लास। फाइबर एक प्रकार का ग्लास होता है, फाइबर ग्लास बोलते हैं जिसको, इन फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी के बर्तन में यूज होता है, स्टील उद्योग में यूज होता है, बहुत है इतना। हम बात करते हैं जो हमारी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, नंबर 2, जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली एक शहर है, पता है ना, बेंगलुरु को कहते हैं। नंबर 2, सिलिकॉन जस्ट एल्यूमिनियम के बाद आता है, तो 14 एटॉमिक नंबर होता है इसका। और परमाणु द्रव्यमान लगभग 28 के आसपास होता है। ठीक है, तो अब आप इससे समझ गए होंगे ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हमेशा एटॉमिक मास के या तो बराबर या उससे छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज सिलिकॉन की सबसे पहले बर्जीलियस के द्वारा की गई। ठीक है, अब सिलिकॉन अर्थ की क्रस्ट में कितना पाया जाता है? 90% जो चट्टानें होती है वो होती है सिलिकेट चट्टानें, उनमें 28% के आसपास। ये हमने सब पढ़ लिया, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि भाई ये अर्थ के अंदर, ये ऑलरेडी हम सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं सीधे इसके उपयोग के बारे में, जहां इसका यूज होता है। तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? इन सेमीकंडक्टर। तो भैया यूज पर आते हैं, इन सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बनाने में।
ठीक है, फिर आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी भाई एक तरह से वही है, ठीक है। हाँ, कभी ये मत समझना कि ये क्या चीज होती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। ट्रांजिस्टर निर्माण में और कहाँ यूज होता है? इन सोलर पैनल फॉर्मेशन। सोलर पैनल बनाने में। और कहाँ यूज होता है? माइक्रोचिप, या जिसे आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आईसी चिप बनाने में छोटी छोटी माइक्रोचिप होती है ना, तो उनको बनाने में आईसी चिप जो होती है, इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म लिख रहा हूं, सर्किट चिप कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बिना इसके कंप्यूटर छोटा होना पॉसिबल नहीं था, तो उसको बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इसको मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो ये सब काम किसके थे? सिलिकॉन के, मुख्य रूप से बलुआ पत्थर में भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में नंबर 2 के बाद नंबर थर्ड और फोर्थ की बात कर लेते हैं, जर्मेनियम और आर्सेनिक। अब इतने विस्तृत वो नहीं है, सिंपलेस्ट है। तो नंबर थर्ड, एस। जर्मेनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32। और द्रव्यमान आप सभी जानते हैं 72 के आसपास होता है। ठीक है, तो भैया जर्मेनियम की बात करते हैं। मेंड है ना, जो आप फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जिन्हें हम मेंडलीफ कहते हैं, उनके द्वारा, है ना, मेंडल नहीं, मेंडल दे, मेंडल तो जेनेटिक्स के हो जाएंगे। हाँ, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 32। और 72 इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ये भी एक उपधातु है। टोटल 7 है, इसलिए सातों को 7 पढ़ लेते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। इसके गुण किसके समान है? सिलिकॉन के ही समान है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसके यूज होते हैं, पहला सेमीकंडक्टर। अर्धचालक में। लेकिन जर्मेनियम के अकेले सेमीकंडक्टर नहीं बन सकते, तो किसके? आर्सेनिक प्लस जर्मेनियम। सर ये एएस और जी क्या है? ये रहा आपका एएस और ये रहा आपका जी। तो आर्सेनिक और जर्मेनियम दोनों के एक साथ सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं मिला करके। हमेशा ट्रांजिस्टर अकेले बन सकते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिस्टर में भी यूज करते हैं, है ना, अर्धचालक सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। जर्मेनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, तो लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के लेंस बनाने में। लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप किसका यूज करते हैं? जर्मेनियम ऑक्साइड का। किसका? जर्मेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। वो एक सन्नी देओल बिच रहा है, सातों को साथ मारूंगा सर।
आर्सेनिक की बात करते हैं। भाई आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33। मैक्सन ने इसको खोजा था, डिस्कवरी करता से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका 32 है, इसका 33 होता है, और इसका द्रव्यमान 72 है, इसका 74 होता है। तो आर्सेनिक 33 और 74, ये चीज आप यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब आर्सेनिक की बात करते हैं तो भैया इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज इन फूड, वुड प्रिजर्वेटिव, है ना। लकड़ी के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको यार, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी की वस्तुएं, इनको कीटों से बचाता है, टॉक्सिक इन नेचर का होता है ना। तो ये चीज रखना, वुड प्रिजर्वेटिव है। तो यूज इसका एक उपयोग तो कहाँ हो जाएगा भैया? एक उपयोग तो इधर पढ़ लिया हमने, है ना। एक उपयोग और हम यहाँ देखते हैं, हिंदी में बोलते हैं काष्ठ परिरक्षक। वुड प्रिजर्वेटिव, लकड़ी के ऊपर इसका लेपन कर देंगे तो वो बच जाती है, क्योंकि ये टॉक्सिक इन नेचर का होता है, इसलिए बैक्टीरिया जो फंगस वगैरह होती है वो इजीली मारी जाती है। ठीक है, तो ये चीज जानना। 4 हमने कर लिए, 3 हम कल कर लेंगे, और कल हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूले वाला टॉपिक रहेगा, मिश्र धातुएं आप पढ़ेंगे, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा याद कर पाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।